बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, हमारे मुल्क की सियासत और सियासतदान दोनों बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। असम्बलियों में होते हैं तो एक दूसरे पे तुंदो तेज़ वार कर रहे होते हैं अल्फाज के, और इस तरह से एक दूसरे पे बहस चल रही होती है। यहाँ तक कि कल हमने देखा कि कल से एक नई रीत शुरू हो गई है कि एक दूसरे के आबाओ अजदाद तक पहुँचा जाता है। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब अपने बयानात की वजह से, अपने स्टेटमेंट की वजह से माजी में भी खासे इन रहे हैं। वो स्टेटमेंट देते हुए अल्फाज के चुनाव का ख्याल नहीं रखते, और यही कल भी हमने देखा जिसका आज जवाब दिया गया असेंबली में। अगर हम अपोजिशन के हवाले से देख लें जो स्टेटमेंट सामने आई हैं, तो नाज़रीन, असद कैसर ने कहा कि जी हम अपने बाप का भी ज़ोर ज़बरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। ये कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक इंसाफ, लेट सुन्नी इत्तेहाद जो भी उसे कहें, उसके मुख्तलिफ अरकान ने ये स्टेटमेंट्स दी है। उसके बाद नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने चूँकि कल खासी तनकीद का निशाना बनाया था, तो उस पर उमर अयूब साहब ने आज उनको जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ मेरे दादा और मेरे ख़ानदान का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उन्होंने शायद तारीख दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ी, इसलिए कुछ दुरुस्तगी करना चाहता हूँ। ये जो जवाब दर जवाब का सिलसिला जारी है, कहीं उधर से जवाब आता है, कभी उधर से जवाब आता है। क्या पार्लियामेंट में हम लोगों ने अपने सियासतदानों को इसीलिए भेजा है कि वहाँ पे ये एक दूसरे को जवाब दर जवाब ही सिलसिला जारी रखें, या हमारे मामला भी वहाँ जाके इन्होंने हल करने हैं? नाज़रीन, सिर्फ ये मामला यहीं पे नहीं रुके। उमर अयूब साहब की जानिब से भी एक जवाब देने की कोशिश की गई, आबाओ अजदाद तक पहुंचने की कोशिश की गई, जिसको रोक दिया गया स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। और यार सादिक साहब ने कहा कि ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है, जो लोग दुनिया में हैं उनका तज़किरा ना करें और इजलास को आगे चलने दें। सेकंड करती हूँ स्पीकर साहब की इस बात से, बिल्कुल जो लोग दुनिया में नहीं हैं, अपनी आपकी जो लड़ाइयाँ हैं, आपसी लड़ाई को जो दुनिया में नहीं है एटलीस्ट उनको तो बख्श दें, उन तक ना लेके जाया जाए। आबाओ अजदाद तक जाने से बेहतर है कि आप लोग आमने सामने बैठ के अपने भी मसाइल हल करें, हमारे भी मसाइल हल करें, ना कि आप लोग उठ के आबाओ अजदाद तक पहुँच जाएँ। नाज़रीन, ये मामला यहीं पर रुक नहीं जाते हैं। इसके बाद अली मोहम्मद खान साहब भी मैदान में उतरते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये वान तफ्तीश करेगा कि जो कैमरे जजेस के बेडरूम्स में लग सकते हैं, उन कैमरों से बेनज़ीर के कातिल कैसे बच गए। बड़ा अहम सवाल है, इस पे भी आज के प्रोग्राम में जो है वो जानने की कोशिश करेंगे जवाब। मजीद एक अहम पॉइंट उन्होंने रेज़ किया कि जनाब बानी पीटीआई को इस बात की सज़ा दी जा रही है कि जो हर उस पाकिस्तानी को दी जाती है जो आज़ाद पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश करता है। इसी जुर्म में बानी पीटीआई जेल में पड़े हैं। ये उन्होंने कहा कि जब आप अपनी हदूद में रहेंगे, वो एज़ यूजुअल जो कि इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, कभी नाम लेके, कभी इनडायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो आज भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और उनको उनकी हदूद में रहने की बात की। उनका जी अगर आप अपनी हदूद में रहेंगे तो हमारे सर का ताज होंगे, वरना फिर आप पे आपकी अगर आप इस तरफ आएंगे तो फिर एहतजाज होगा। इस सब के अलावा नाज़रीन, इससे हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब भी फिर उसके बाद मैदान में आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे वोटों के हवाले से बात की, 8 फरवरी के हवाले से बात की जो कि जनरल इलेक्शंस थे, और उन्होंने एक अहम सवाल भी उसमें रेज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी क्या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल जमात नहीं है? इस सवाल का जवाब भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद अब सियासी सूरत हाल पे, सियासी मंजरनामे पे कौन सी जमात अभी तक सबसे ज़्यादा मकबूल नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये सारे मामला तो सियासी हैं। इन सब के अलावा अदालतों में आज बड़े अहम केसेस भी लगे हुए थे, जिसमें 190 मिलियन पाउंड के हवाले से केस था जिसकी बड़ी अहम समाअत थी। उसमें दरख्वास्त ज़मानत पे फ़ैसला महफूज कर लिया गया है बानी पीटीआई की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला महफूज किया है फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद। और इसमें बड़े अहम कमेंट्स भी थे, बड़े अहम रिमार्क्स भी थे। उनसे पूछा गया कि बानी पीटीआई का लिंक किस तरह से 190 मिलियन पाउंड से बनता है। फिर कुछ प्रोसिक्यूशन के हवाले से सवालात किए गए कि जो प्रोसिक्यूशन है उसका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है। तो बड़े अहम इम्पॉर्टेंट इस पे वहाँ पे रिमार्क्स थे। नाज़रीन, जहाँ पे ये सारे मामला थे, वहाँ पे एक अहम समाअत, जहाँ पे ये समाअत हुई, वहाँ पे एक और बड़ी अहम समाअत थी, नैब के हवाले से थी, नैब तरमीम केस के हवाले से। अब जिसमें ये कहा गया है अदालत की जानिब से कि आइंदा समाअत पे बजरिया वीडियो लिंक दलाइल दे सकते हैं बानी पीटीआई, और उन्होंने अदालत ने अहकामात भी दे दिए हैं कि इसके जो भी इंतज़ामात हैं, विफाक और पंजाब के इंतज़ामात की हिदायत भी कर दी है।
तो अभी देखना भी ये है कि क्या इसके अगर दलाइल देते हैं या बानी पीटीआई वीडियो लिंक के ज़रिए आते हैं तो मामला या केस क्या रुख इख्तियार करता है। जहाँ पे ये मामला हुए वहाँ पे एक मर्तबा फिर से अदलिया में मुदाखलत का मामला सामने आ गया, और ये सिर्फ मामला ही सामने नहीं आया है बल्कि इसमें एक ख़त सामने आया है। नाज़रीन, ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जिनकी जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब को एक ख़त लिखा गया है। एक ख़त पहले था जो 6 जजेस की जानिब से था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब एक और ख़त है जो कि सिर्फ जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से लिखा गया है, और ज़राए के मुताबिक जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त में कहा है कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया है कि पीछे हट जाओ। अब इस सब में जहाँ पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये कहा है कि उनको पैगाम दिया गया है, और उनको ये भी कहा गया है, उन्होंने ख़त में लिखा है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला है कि पीछे हट जाओ। मुझे पैगाम दिया गया है कि सर्विलियंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। ये मामला क्या है? क्या अदलिया पे क्या वाकई किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है? और अगर अदलिया पे प्रेशर है, बार बार खतूत सामने आ रहे हैं, बार बार जो हमारे ऑनरेबल जजेस खतूत लिख रहे हैं, तो फिर आज वफाकी हुकूमत के जो वज़ीर कानून हैं और वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने डिनाई क्यों कर दिया? आज हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उन्होंने भी ऑलमोस्ट इस चीज़ को डिनाई कर दिया। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है मंसूर अफरीदी साहब, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अफरीदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बाबर डोगर साहब हैं, बहुत शुक्रिया। बाबर डोगर साहब जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डोगर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अफरीदी साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं ज़रा डोगर साहब से जानने की कोशिश करूंगी कि ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, बड़ी मुश्किल से सुनाई दे रही है, आवाज बहुत स्लो है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी टीम से कहती हूँ मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर कर देते हैं। डॉक्टर साहब, ये मामला तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है, जजेस को कहा जा रहा है कि उनके मुताबिक फैसले, उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं आ रहे, किसी और की मर्जी के मुताबिक फैसले। ये मैं नहीं कह रही, ये 6 जजेस ने अपने ख़त में लिखा कि उनके मुदाखलत की जा रही है उनके मामलात में। आज एक और ख़त सामने आया है बाबर सत्तार का। जस्टिस बाबर सत्तार की एक रिप्यूट है जो कि अच्छी रिप्यूट है। अब उन पे उन्होंने एक ख़त लिखा है जिसमें विफाक की जानिब से उसको काउंटर किया गया है, और ये कहा गया है कि क्यों बार बार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। इवन वज़ीर कानून साहब हैं आज़म नज़ीर तारर, उन्होंने भी ये कह दिया है कि इसका मतलब ये है कि क्या अदलिया के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत की जा रही है। मतलब दोनों बड़ी अलग अलग सी चीज़ें हैं डोगर साहब। जी बिल्कुल। पहली बात तो आपने ये कही कि बाबर साहब जो है वो बड़ी रेप्यूट वाले जज हैं, सारे जजेस बड़े ऑनरेबल हैं, सारे जजेस जो हैं उनकी जो सर्विंग जजेस हैं उनकी रेपुटेशन अच्छी है। जी जी बिल्कुल। देखें, जब तक ये कोई चीज साबित ना हो जाए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये ऑनरेबल है या ये ऑनरेबल नहीं है। इशू है जस्टिस जो जजेस हैं उनको उन पे दबाव डाला जा रहा है। उनके नहीं डॉक्टर साहब, मैंने एक्चुअली इस सेंस में बात की कि जैसे अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं तो वो भी अपने फैसलों को लेके बहुत ज़्यादा, माजी में भी जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तो बड़ी उनकी एक रिप्यूट थी कि ये अपने फैसलों को लेके और किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेते हैं। तो इसी तरह की ऑलमोस्ट बाबर साहब की भी सुनने में आती है रिप्यूट। जी जी बिल्कुल। बाबर सत्तार साहब जो है उनका जो कैरियर है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है बेदाग है, और बड़े उनके जो फैसले हैं वो बड़े बैलेंस किस्म के फैसले हैं जी। उनके फैसलों पे कभी इस तरह से किसी तनकीद नहीं हुई। इशू ये है जो असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि जजेस पे दबाव डाला जा रहा है। जजेस पे हमेशा हर दौर में दबाव डाला जाता रहा है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए जो उनको डेथ पेनल्टी दी गई थी उस फैसले से लेके, और उस जितनी दफा भी गवर्नमेंट तोड़ी गई, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट तोड़ी गई, बेनजीर की गवर्नमेंट तोड़ी गई, उसके बाद जो जजेस के जो भी फैसले हैं वो सारे कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल रहे हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि जजेस खुल के सामने आए हैं और उन्होंने खुल के इल्जाम जो हैं वो लगाए हैं कि किस तरह से उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, किस तरह से मर्जी के फैसले लेने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। मसला ये है कि ये जो बातें हो रही हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट फरीक नहीं है। ठीक, इस समय गवर्नमेंट फरीक नहीं है। वो गवर्नमेंट पे इल्जाम नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट दबाव डाल रही है, बल्कि जिसपे मुझे हैरानगी कि गवर्नमेंट इसको डिफेंड कर रही है। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो उसमें मॉडरेटर है,
जिन पे इल्जाम लग रहे हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही हैं, चीजें आगे चल रही हैं, खुद ही जो कोर्ट है वो अल्टीमेटली किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगी। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इस तरह से जो मिनिस्टर्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट को जिस तरह से डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो अदलिया के खिलाफ एक पार्टी बनी हुई है, साथ साथ ये कह रहे हैं कि जनाब इस चीज को हवा दी जा रही है और इस चीज को जनाब ये जो सारा चीज है इसको गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ खुद ही एक फरीक बन गए हैं, खुद ही एक पार्टी बन गए हैं, जब इनके ऊपर तो इल्जाम ही नहीं है, इनके ऊपर तो एलिगेशन है ही नहीं है कि जनाब गवर्नमेंट दबाव डाल रही है। तो गवर्नमेंट को, इन मिनिस्टर्स को चाहिए कि वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने। गवर्नमेंट जो है वो इसमें न्यूट्रल रहे और जो जिनके ऊपर इल्जाम है वो कोर्ट उनको मौका दे रही है, वो वहां आकर उसको डिफेंड करे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एग्जैक्टली आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि जब पिछली दफ़ा हमने देखा कि 6 जजेस ने ख़त लिखा, तब उन्होंने एग्जेक्टिव्स के किरदार को भी बीच में हाईलाइट किया कि एग्जेक्टिव्स की जानिब से और हमारे एजेंसीज की जानिब से जो डिटेल के मंदरजात थे ख़त के, बहुत डिटेल में हमारे सामने आए। अब की दफ़ा जैसे कि उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला, इसमें उसको जो है काउंटर करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव्स मैदान में आते हैं। अब एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव की जानिब से पिछली दफ़ा खत में लिखा गया था, कहीं ना कहीं फिर उसको भी दुरुस्त समझा जाए। देखिए, एग्जेक्टिव तरफ से भी इस तरह के इल्जाम तो आते रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट चली जाती है तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। ठीक। असल इशू ये है कि रियासती इदारे हैं, रियासती सतून है, एक सतून जो है वो इल्जाम लगा रहा है कि एक दूसरा जो सतून है वो उस पर प्रेशर डालता है और अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जजेस की वीडियो कॉल भी टेप की जाती हैं, उनकी वीडियोस भी बनाई जाती हैं, उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है और उसकी जो वजह वो ये है कि सिर्फ अपनी मर्जी के फैसले लेने हैं। अब इसमें जिस सीधी बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट पे, जो है जुडिशरी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को वो इस चीज का, सारी चीज का मुद्दे इल्जाम ठहरा रही है, अदारों को इस चीज का इल्जाम ठहरा रही है। जजेस जो है, ये बड़ा एक सीरियस इशू है। अब जो गवर्नमेंट है, अब वो बार बार वो देख रहे हैं कि दो रियासती इदारों में गवर्नमेंट को न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि कोर्ट को असिस्ट करे कि वो किसी फैसले पे पहुंचे, बजाय इसके कि वो एक रियासती इदारे को डिफेंड करना शुरू कर दे और उस अब एक साइड ले ले, एक पार्टी बन जाए। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे गवर्नमेंट एक फ्रीक बनी हुई है, एक पार्टी बनी हुई है इस सारे इशू में, और ये साबित करने पे तुली हुई है कि जनाब जो भी एलिगेशन है वो गलत है। तो इसका अल्टीमेटली नुकसान इस गवर्नमेंट को होगा और किसी को नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, अफरीदी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अफरीदी साहब, आपने सारी डिटेल जो अभी हमने डिस्कस किया वो आपने सुनी, आपको लगता है कि क्या हमारी अदलिया पे कोई प्रेशर नहीं है? अगर जैसे कि आज हमने अटॉर्नी जनरल साहब का सुना, उन्होंने कैसे डिफेंड किया, फिर उसके बाद हमने देखा विफाकी वज़रा भी मैदान में उतर आए, उन्होंने भी उसको डिफेंड किया। एग्जेक्टिव ये शो करवाना चाह रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं है, जजेस बार बार खतूत लिख के, यानी कि खतूत लिखने का मतलब ये है कि वो उसको ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, जनाब हमने खत लिखा है, रिटन फॉर्म में लेके आ रहे हैं, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रिटन फॉर्म में अगर एक चीज आपके सामने आ जाती है, वरना वो वैसे भी जाके चीफ जस्टिस साहब से डिस्कस कर सकते थे, हो सकता है किया भी हो। आपको लगता है हमारी अदलिया पे वाकई प्रेशर नहीं है जिस तरह से एग्जेक्टिव्स की जानिब से इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है? शुक्रिया मैडम फायजा, थैंक यू अगेन मुझे अपने फोरम पे बुलाने का, आपका और टीवी टुडे की मैनेजमेंट का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली बात यह है कि जो अदलिया पे जो प्रेशर है वो आज के तो नहीं है, वो तो आपको बखूबी इल्म है कि जब से नजरिया जरूरत वजूद में आया है जस्टिस मुनीर साहब के जमाने से, उसी वक्त से ये अय्याह हो गया था कि हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस फैसले नहीं कर रही। तो कभी नजरिया जरूरत के फैसले आते हैं, कभी पीसीओ जजेस आ जाते हैं, वो हल्फ उठाते हैं, और कभी कभी जो मुल्तहिब वजीर आजम हो उनको तख्तेदार पे लटका दिया जाता है। इस तरह भी एक शर्मनाक किस्म के फैसले
तो ये बात तो मैं एग्री करता हूं कि जुडिशरी पे हर वक्त कोई ना कोई प्रेशर रहे होते हैं, लेकिन अब इसका तरीक़ाकार क्या है कि किस तरह इस मसले को हल किया जाए। अब जुडिशरी के पास तो अपनी कोई फोर्स नहीं होती, वो तो अब बखूबी इल्म है कि वो किसी फोर्स या कोई सिक्योरिटी इदारे के थ्रू अपने आप का दिफा कर सके या अपने फैसलों को अमल दरामद करा सके। उनके पास जो टूल मुयसर हैं, जो औजार मुयसर हैं या जो तरीक़ेकार उनके पास है, वो रियासती इदारे ही हैं, चाहे वो आपकी पुलिस हो या आपकी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, उन्हीं के थ्रू वो अपने फैसले भी इम्प्लीमेंट कराते हैं और उन्हीं के थ्रू उनको प्रोटेक्शन भी दी जाती। अब जो ये आप जो बिलखसूस इस जस्टिस बाबर सत्तार साहब के जो खत का आप बात कर रहे हैं और उससे पहले जो 6 जजों ने भी खत लिखा था, तो अब तो बारह कैफ हुकूमत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुकूमत को इस ज़िमन में कोई बरी-ज़ुबान नहीं कर सकता। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो बड़े जजेस हैं, वो तो टॉप क्लास के जजेस हैं। इवन जो सिविल जज होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो जिले का कमिश्नर होता है, डीसी होता है या जो पुलिस इंतजामिया होती है, उनके जिम्मे होती है। आपको बखूबी इल्म है जब सेशन जज या सिविल जज की अदालत में लोग जाते हैं तो बाहर पुलिस खड़ी होती है। यानी कि अफरीदी साहब, आपका पॉइंट ये है कि हमारे हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सारे मैटर्स को टेकअप करे और इन सारे मैटर्स को सॉर्ट आउट करे। डेफिनेटली अगर हम आइडियल सिचुएशन में देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है, लेकिन वो बात अगेन आ जाती है आइडियल सिचुएशन की। डोगर साहब, ये आज हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नैब तरमीम केस के हवाले से बानी पीटीआई को उन्होंने कहा है कि जनाब वीडियो लिंक पे उनकी हाजिरी दिलवाएं और वीडियो लिंक पे उनको पेश करें, वो अपने दलाइल दें, जो भी उनका मौक़िफ़ है उसको सामने रखें। अब इस पे उन्होंने इंतजामात की भी हिदायत दे दी है विफाक और पंजाब को। माजी में भी एक आध दफ़ा हमने देखा कि अदालत की जानिब से उनको पेश करने का भी कहा गया, वीडियो लिंक की भी बातें हुई, लेकिन वो हुआ नहीं। आपको लगता है आपकी दफ़ा इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा? देखिए, कोर्ट के तो बड़े वाजे ऑर्डर हैं कि वीडियो लिंक के जरिए से उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए जी। अब आप देखें कि ट्विटर पे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जो हुकूमत के बड़े करीब समझे जाते हैं, हुकूमत के बड़े लाडले समझे जाते हैं, उन्होंने अभी से ये ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं कि जनाब खान साहब जो है उनकी तो मीडिया पेरेंट्स पे बैन है, पाबंदी है। तो लिहाजा चूंकि उनकी मीडिया पेरेंट्स पे पाबंदी है तो वीडियो लिंक के जरिए से जो भी कार्रवाई की जाएगी वो टीवी पे नहीं दिखाई जाएगी। यानी कि हुकूमत ने अपने जो मैं क्या कहूँ उनको, उनके जो परवरदा जर्नलिस्ट हैं उनके जरिए से, अपने लाडले जर्नलिस्टों के जरिए से ये मैसेज देना शुरू कर दिया है कि हम कि इमरान खान की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, उसको टीवी पे नहीं दिखाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है, मुझे गवर्नमेंट की इंटेंशन लग रही है, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि उनको वीडियो लिंक के जरिए से पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि उनकी जो प्रोसीडिंग है वो सारी लाइव दिखाई जाए। अब गवर्नमेंट जो है वो इस पे कितना अमल दरामद करती है, किस तरह से अमल दरामद करती है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं, जो गवर्नमेंट का कोई ऐसा मूड नजर नहीं आ रहा कि वो इस प्रोसीडिंग को लाइव दिखाएगी। मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी से ये कहना शुरू कर दिया गया कि जनाब उनकी जो लाइव कवरेज है वो बैन है, तो किस तरह से हम उनको दिखा सकते हैं। वैसे डोगर साहब, ऑफिशियली तो कोई इस चीज पे नहीं आया कि उनकी कवरेज जो है वो बैन है, तो फिर ये किस तरह से ये सारी चीजें अनाउंस की जा रही हैं? देखिए, पैमला ने उनकी तकारीर पे बैन लगाया हुआ है कि पैमला ने लेकिन इस बात का जब जवाब अदालत की जानिब से एक दफा आपको याद होगा मांगा भी गया था तो हर बंदे ने उसको साइड लाइन हो गया था, जनाब हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। बिल्कुल, बात आपकी ठीक है, लेकिन बात आपको पता है कि किस तरह से चैनल्स को फोन किया जाता है, किस तरह से चैनल्स को गाइड किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं कि अगर आपने ये काम किया तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के रिटर्न ऑर्डर तो कहीं नहीं होते, लेकिन अनरिटर्न ऑर्डर जो होते हैं वो
वो कन्वे कर दिए जाते हैं। तो चैनल जो है उनको तो सख्ती से मना कर दिया गया है कि आपने इमरान खान की जो तकरीर है वो लाइव नहीं दिखानी, लाइव कवरेज नहीं दिखानी। अब मसला ये इमरान खान की ना तो ये लाइव तकरीर है, ना वो तकरीर करने आ रहे हैं, ना वो कुछ करने आ रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है जिसमें उन्होंने, वो एक फ्रीक है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये इशू सुप्रीम कोर्ट का है। अगर गवर्नमेंट नहीं दी, मुझे गवर्नमेंट की इंटेंशन नजर नहीं आ रही, वो उनका कोई मूड नहीं है कि वो इस कवरेज को लाइव दिखाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है, आपको पता है कि वहां पर अब अपनी आजादी के लिए वो भी लड़ रहे हैं, जजेस के खत भी सामने आ रहे हैं, जजेस बोल भी रहे हैं, प्रोसीडिंग भी चल रही है, दबाव की भी बातें हो रही हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसके भी अहकामात, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अहकामात जारी कर देगी कि जनाब उनकी जो वीडियो लिंक के जरिए जो अपीयरेंस है उसको भी लाइव दिखाया जाए। ये अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह का ऑर्डर देती है तो तब तो ये मुमकिन है। अदरवाइज मुझे नहीं लगा, जो मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मेरी जो बातचीत हुई है, गवर्नमेंट का कोई मूड नहीं है कि वो उनको लाइव कवरेज दे। यानी कि डॉक्टर साहब मतलब हेयरिंग लाइव दिखाई जाएगी, जहां पे बानी पीटीआई आएंगे वो वीडियो लिंक के जरिए जैसे वो इन होंगे, तो वहां से आपको जो लगता है अभी तक गवर्नमेंट की इंटेंशन है, जो अभी तक आपके पास खबर है उसके मुताबिक वहीं से पिक कट कर दिया जाएगा? जी, कट कर दिया जाएगा। मैंने आपसे कहा कि मैं गरीदा फरूकी साहबा के का ट्वीट आ चुका है, उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया कि जी उनकी तो लाइव कवरेज बैन है, तो उनको किस तरह से लाइव दिखाया जा सकता है। तो उनको लाइव, इस तरह से बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं, मैंने एक नाम आपको ले लिया कि जो इस चीज को अभी से उन्होंने इशू बनाना शुरू कर दिया कि इमरान खान की लाइव कवरेज नहीं हो सकती। यानी कि वो एक चीज को उन्होंने, और यही माइंडसेट जो है ये गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी तरीके से भी इमरान खान जो है वो किसी भी तरीके से उनको कोई अपीयरेंस, लाइव अपीयरेंस मिले, वो लाइव लोग उनको देख सकें। तो मुझे नहीं लग रहा, हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी कर दिए एक अलग बात है, लेकिन हुकूमत की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं नजर आ रही है। डॉक्टर साहब अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई ऑर्डर जारी नहीं करती है, वो अपने रूटीन के हिसाब से हेयरिंग उसको लाइव, क्योंकि उसने की हुई है, वो वैसे ही लाइव जाती है, और अगर ये जैसा कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि उनको लाइव नहीं दिखाया जाता, तो ये मामला आपको लगता है बाद में सुप्रीम कोर्ट खुद टेकअप करेगी इस मामले को कि लाइव हेयरिंग थी उसको नहीं दिखाया गया, या ये मामला बस ठीक है दब जाएगा? देखिए, लाइव हेयरिंग जो भी लाइव हेयरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव प्रोसीडिंग चल रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स पे हो रही हैं। जबरदस्ती तो लाइव प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट की किसी में इतनी जरूरत नहीं है किसी चैनल में तो सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग को दिखा सके। चीफ जस्टिस के ऑर्डर पे, उनके हुक्म पर ये सारी लाइव प्रोसीडिंग जो है वो पब्लिक हो रही है। अब अगर हुकूमत, और अब एक इशू आ गया इमरान खान साहब की वीडियो लिंक पर उनका जो बयान है वो कलमबंद होना है। उन्होंने जो उनकी जो स्टेटमेंट है, जो उनका मौक़िफ़ है वो सामने आएगा। अब अगर गवर्नमेंट उस ऑर्डर उसको लाइव कवरेज नहीं देती, तो मुझे एक बात बताएं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऑर्डर की हुक्म अदुली नहीं होगी, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगी? तो ये अब देखने वाली चीज है। अब इमरान खान के अपने वकला का पैनल भी वहां पर है, वो भी चीज को रेज करेंगे, वो भी चीज को उठाएंगे। और मुझे अगरचे कि गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है, यही तासुर दिया जा रहा है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस जो है वो इस मामले में आते हैं तो हो सकता है कि लाइव कवरेज आ जाए, लेकिन ये सारा डिपेंड करेगा चीफ जस्टिस पर। चीफ जस्टिस साहब, अच्छा डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे। सर 190 मिलियन पाउंड केस में आज बड़े अहम रिमार्क्स थे, ऐसे लगा कि जैसे जजेस किसी पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली इनका लिंक कैसे बनता है उस केस के साथ, बानी पीटीआई का, और उसमें आज उन्होंने उनकी दरख्वास्त जमानत पे फैसला महफूज कर लिया है। ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ के हवाले से देखूँ, आप माशाल्लाह बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, कोई अपडेट्स, कोई न्यूज़ के किस किस्म का फैसला एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए, मैं अब इस पे कमेंट तो नहीं कर सकता। मसला ये है कि जजेस के मूड से थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब आइडिया हो जाता है ना। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है
कि पैसा किसी की जेब में नहीं गया, पैसा सुप्रीम गवर्नमेंट टू कोर्ट। गवर्नमेंट है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला गया। जी यही सारा केस है ना। जी जी बिल्कुल। कोई इसमें इसमें ये तो नहीं है कि पैसा वहां से निकला और किसी की डायरेक्ट जेब में चला गया या किसी के पास चला गया। तो मेरे ख्याल में ये केस कोई इतना मजबूत केस नहीं है। जो अगर कि गवर्नमेंट ने बड़ा जोर लगाया है इस पे, लेकिन अल्टीमेटली केस तो यही है, बड़ा सादा है कि पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट को आया, जो शायद सिंध गवर्नमेंट को जाना था वो सुप्रीम कोर्ट को चला गया। तो ये सिर्फ इतना इशू है, इसमें ना कोई करप्शन साबित हो सकी, इसमें ना कोई ये साबित हो सका कि पैसा जनाब सरकार से निकला और किसी की जाती जेब में चला गया। तो मुझे एक चीज तो ये है कि मुझे ये केस इतना इतना स्ट्रांग, इतना ताकतवर नजर नहीं आ रहा कि इसमें किसी को इम्प्लीकेट किया जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, आपने हमें ज्वाइन किया, अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। और फरीदी साहब, आपका इस पॉइंट पे क्या कहना है कि आपको लगता है कि कोई उनको जो बेल मिल जाएगी, ज़मानत मिल जाएगी, या जैसे कि माजी में भी हमने देखा कि फ़ैसले कुछ उनके अगेंस्ट ही तरीके इंसाफ के जाते रहे हैं, क्योंकि जो फ़ैसला, पर्सनल असेसमेंट है मेरी, कि जो फ़ैसला महफूज होता है तरीके इंसाफ के लिए, हमेशा वो गैर महफूज ही साबित होता है। और फरीदी साहब, हाँ, बात आपकी सही है और मैं एग्री करता हूँ। एक्चुअली हमारे हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो जितने भी फैसले महफूज होते हैं, तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो उन सब के लिए गैर महफूज अक्सर साबित हो जाते हैं। लेकिन इस केस के बहरहाल का मैं ये कहना चाहूंगा कि ये केस, जिस तरह डोगर साहब ने पॉइंट आउट किया कि इसमें कोई डायरेक्टली करप्शन की चीजें रिपोर्टेड नहीं हुई कि किसी के अकाउंट में पैसे गए हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि पाकिस्तान से पैसा, इलीगल पैसा या करप्शन का पैसा, ये बाहर जाके कैश की सूरत में या ट्रांजिट की सूरत में स्विट्जरलैंड गया हो, यूके गया हो, इसमें पैसे आए हैं। अब इसमें जो मेन चीज है, जो एक लेकुना है, वो जो कैबिनेट से अप्रूवल ली गई थी बंद लिफाफे में, उस पे अदालत को गौर करना पड़ेगा कि ये नुक्ता है, इस पे कोई कानूनी पहलू निकलता है। क्योंकि अगर उन्हें अप्रूवल ही कैबिनेट से लेनी थी तो एज पर प्रोसीजर तो ये होना चाहिए था कि उनको जो चिट्ठी आई थी या जो उस पर डॉक्यूमेंटेशन आए थे वो कैबिनेट के सामने रख, क्योंकि कैबिनेट जो है ना वो हाईएस्ट अप्रूवल अथॉरिटी है किसी भी मुल्क की। पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी मुल्क की कैबिनेट ही डिसाइड करती है कि मुल्क के क्या डायरेक्शन है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज होगी वो कैबिनेट से कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती, वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट वो तमाम तर फैसलों की जिम्मेदार होती है। प्राइम मिनिस्टर अकेला कुछ मायने नहीं रखता है फैसलों में, कैबिनेट ही। तो वो जो है पीटीआई से जो साबिक जो बानी चेयरमैन पीटीआई है, मेरे लिहाज से उनसे एक ये गलती हुई है कि वो जाके वो कैबिनेट से इसकी ट्रांसपेरेंट तरीके से अप्रूवल लेते। बाकी केस में मुझे इतना कोई दमखम नजर नहीं आ रहा। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बॉडी लैंग्वेज आप नजर आ रही है आपको, और जिस तरह सारे जजेस मुत्तहिद हो गए हैं आज के, खासकर बाबा सत्तार साहब के जो खत पे है, वो भी मुझे, जो बाकी हमारे मुक्तदर कुव्वतें हैं या जो हुकूमत है, जो PMLN है या जो इनकी PTI के खिलाफ कुव्वतें हैं, उनके हक में मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आई। तो वहां से कोई सा भी फैसला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ा सरप्राइजिंग फैसला होगा, और हो सकता है उसमें बानी चेयरमैन PTI को। लेकिन ऑफिसर साहब, ये भी तो है ना कि सारे जजेस जो हैं वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए खड़े हो गए हैं, जुडिशरी की आज़ादी के लिए खड़े हो गए हैं। और अगर वो जुडिशरी की आज़ादी के लिए खड़े हुए हैं, एक्सपेक्ट तो कोई भी फैसला किया जा सकता है किसी भी पार्टी के हक में। हम ये नहीं कह रहे कि फैसला जाएगा, लेकिन अगर जजेस को लगता है कि ये वाकई गलत हुआ है तो ये गैर महफूज ही फैसला साबित होगा। और अगर जजेस को लगता है कि नहीं, ये एक प्रोसेस जो था, प्रोसीजर गलती थी, प्रोसेस गलत था, लेकिन इसमें क्योंकि बानी PTI के अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं, बुशरा बीबी के अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं किसी तरह के, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे गए हैं, तो करप्शन के मामला पे ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जैसे दोनों चीजें होती हैं ना, हो सकता है उनको जमानत मिल भी जाए। बहरहाल जी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है अफरीदी साहब। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो सियासत पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। जो पार्लियामेंट में चल रहा है, ये जो कौमी असम्बली में चल रहा है, ये जो तुंदोतेज बयानात दिए जा रहे हैं, इसमें आम आदमी कहाँ खड़ा है? एक दूसरे के अबाव इजदाद को तो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या आम आदमी के मसाइल हल करने के बारे में भी गुफ्तगू कभी होगी? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अफरीदी साहब से जानते हैं। अफरीदी साहब, एक जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब, वो ग्रैंड डायलॉग की बातें कर रहे हैं, लेकिन कल भी हमने देखा, आज भी हमने देखा, अपोजिशन का कोई मूड लग नहीं रहा कि वो डायलॉग की तरफ जाएगी या उनसे ग्रैंड डायलॉग करना चाहेगी। वो एक्चुअल में जिनके साथ डायलॉग करना चाह रहे हैं वो अपोजिशन के साथ डायलॉग करना नहीं चाह रहे। आपको क्या लगता है मामला किस नहज पे बैठेंगे? जी, आपने सही कहा कि अपोजिशन और खासकर बानिए पीटीआई तो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो हुकूमत वक्त के साथ कोई मुज़ाकरात करें, क्योंकि उनको पता है और अंदाजा है कि इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। वो देखिए ना, आप अरसा का चेयरमैन भी जब इन्होंने लगाया तो उस पर पीपल्स पार्टी वाले नाराज हो गए थे और उन्होंने फिर उस पे रिवर्ट कर ली और जो पीपल्स पार्टी को पसंद था बंदा उनको लगा दिया चेयरमैन। तो इनके पास तो देखें ना, फैसले की सकत नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, और दूसरा जो ये अपोजिशन और बाकी जो हमारे मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो इनकी अपनी लेजिटिमेसी है वो भी क्वेश्चन मार्क है। उनको कहते हैं कि जी फॉर्म 47 वाले वजीर आजम है, तो ये इन सब के होते तो निगरान वजीर आजम साहब ने खुद भी कह दिया ना अफरीदी साहब, ये तो काकड़ साहब ने खुद भी फॉर्म 47 का ताना दे दिया। जी जी हाँ, उन्होंने खुद भी कह दिया कि मुझे पता है कि इस्लामाबाद के किस एमएनए जो है वो फॉर्म 47 के थ्रू जीते हैं। और वो अब आप देखें, फॉर्म 47 की एक और मिसाल दे दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पेशावर में जलसा कर रहे थे 9 मई को, आपको आइडिया होगा। तो नूर आलम जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम से, पेशावर से, इनके जो निशान हैं वो इलेक्टेड एमएनए। लेकिन आपको हैरानी होगी कि वो 9 मई फजलुर रहमान साहब के जलसे में नहीं आए। उन्होंने अलहदा ही एक जुलूस निकाला और जो मुंतखब 3-4 और एमपीएस थे उनके साथ मिलके इस्तेहकाम पाकिस्तान जुलूस का नाम दिया उन्होंने। और वो पेशावर में होते हुए के बावजूद मौलाना साहब के जलसे में नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि मुझे जितवाने वाले मौलाना साहब नहीं हैं, मुझे जितवाने वाले जो हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं उनके साथ ही जलसा। तो ये तो हो गई हुकूमत की जो फुटिंग है, या जो हुकूमत की जो लीगल है, या जो उनका जो एक कहते हैं कानूनी जवाज है। तो उनको इसलिए इनकी यकीन नहीं, और उनको ये पता है कि अगर डायलॉग हो भी जाए तो वो किस गारंटी के थ्रू होंगे। इनके तो अपनी सीटें नहीं है, ना वो फैसले करने की सकत है। तो लिहाजा जिस तरह आपने सही कहा, वो हमारे मुक्तदर हलकों को ही तरफ दरख्वास्त कर रहे हैं। और लेटर भी अब उन्होंने कल ही कहा था बानी चेयरमैन ने कि वो चीफ साहब को लेटर भी लिखेंगे, तो वो तो उन्हीं की तरफ करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या जो मुक्तदर हल्के, वो किसी मूड में नजर नहीं आ रही। उन्होंने जो पिछले साल मई में 9 मई के वाकयात हुए थे, उन्होंने उनको एक 9/11 के तौर पे लिया है। अगर आप दायरे का देखें, जिस तरह अमेरिका के लिए 9/11 एक बहुत बड़ा, कहते हैं अमेरिका के 2 अमेरिका, एक 9/11 से पहले, एक उसके बाद। तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने भी उस मई 9 को 9/11 के थ्रू कर लिया। 9 मई है तो अफरीदी साहब ब्लैक डे ही था, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नौशाद अली साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नौशाद साहब। जी शुक्रिया, थैंक यू। नौशाद साहब, एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि आला अदलिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं सियासी जमातों को लेके, उसमें भी कुछ शशोपंज है कि किसके हक में ज़्यादा चीज़ें जाती हैं, किसके हक में नहीं जाती हैं। दूसरी जानिब ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात की जा रही है, सर इसमें तहरीक इंसाफ को जो ऑफर करवाई गई है, तहरीक इंसाफ जो है वो जा रही है जिनसे बात करनी, उन्होंने क्लियर 2 टोक कह दिया कि हमने आपसे बात नहीं करनी। और दूसरी जानिब जो इनसे बात करना चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ उनके साथ बात नहीं करना चाह रही। मामला आगे कैसे बढ़ेंगे नौशाद साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इस वक्त सिचुएशन जिसकी आपने बात कही है, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि मामला आगे बढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि देखें, सियासी जमातें जो हैं वो सियासत पर बिलीव करती हैं और सियासी मुज़ाकरात पर बिलीव करती हैं। अब जब हुकूमत ने उन्हें ये ऑफर की है, अगरचे कि वो जिसे कहते हैं कि बहुत कोई अमली तौर पे उसका कोई मुझे ऐसी प्रैक्टिकल शेप नजर नहीं आई, शायद इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई उनको गो अहेड नहीं दिया या उनको थोड़ा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से शायद हुकूमत भी एक कदम आगे नहीं बढ़ी।
असूली तौर पे हुकूमत को आगे बढ़कर एक मुज़ाकराती कमेटी का अनाउंस करके बात कहनी चाहिए कि तमाम जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको जो ग्रीवियंसेस हैं वो अपने ग्रीवियंसेस जो हैं वो मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश करें। हमने ये लोग जो हैं असाइन कर दिए हैं, लेकिन बहरहाल अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल में जो इनिंग उन्होंने खेली है इससे कबल, वो उन्होंने शायद बैकडोर या जिसको वो ताकत समझते हैं वो उनके कंधों पे चढ़कर आकर खेली है। उनको लगता है कि यही एक रास्ता है हुकूमत में आने का और जाने का भी। तो मेरा ये ख्याल है कि वो इस चीज पे बैक कर रहे हैं। ये शायद उनके लिए बतौर सियासी जमात बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि जो मैसेज वो कन्वे कर रहे हैं वो जहां हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के लिए लीथल है, वहां खुद बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत लीथल है, क्योंकि जो उसके अपने कारकुन हैं उनमें भी मायूसी इस बात से बढ़ती है कि जब उनसे ये सवाल किया जाएगा या उन पे ये आर्ग्यूमेंट होगा कि जनाब जब आपसे मुज़ाकरात की बात की जाती है तो आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, जबकि आपको बतौर सियासी जमात सियासी कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, तो इसका जवाब शायद उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए भी मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसके लिए भी मायूस कुन भी है और उसके लिए प्रॉब्लमैटिक भी है। वो अपना दिफा शायद इस बात पर नहीं कर पाएगा। जहां तक अदालतों की बात है, देखिए अदालतें जो हैं वो अपने फैक्ट्स के मुताबिक जो उनके सामने शवाहिद होते हैं उन पर बात करें। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये किसी की फेवर में जा रहा है ये फैसला या किसी की जो है अगेंस्ट जा रहा है। उन्होंने तो अपने जो गिवन उनके सामने प्रूफ है या जो उनके सामने डिबेट है या जो बात की जा रही है उसके मुताबिक उन्होंने फैसले करने हैं। अब उन फैसलों पर जो सियासत की जाती है, अब ये मामूली सी अगर फर्ज कीजिए किसी को फेवर मिलती है तो वो जो है वो आसमान से कलाबे मिलाने शुरू कर देता है, तारीफें करना शुरू कर देता है, और अगर जरा सी मुखालफत में बात हो जाए तो वो अदलिया के ऊपर उठाना शुरू कर देता है। ये मुनासिब रवैया वैसे भी नहीं है। अदालतों को सियासत से दूर रखना चाहिए। इसके लिए सबसे ज्यादा काम भी सियासतदानों को खुद करना चाहिए। हमने माजी करीब में देखा है कि बहुत सारे ऐसे सियासी मामलात हैं जो सियासी जमातें मिल बैठकर तय कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मिल बैठकर बात करने के बजाय अदालतों से उस पर फैसले लिए हैं। और अदालतों पर फैसले जब आप अदालतों से लेते हैं तो एक फरीक राजी होता है, उसको उसके हक में होता है, और किसी फरीक के खिलाफ होता है। जिसके खिलाफ फैसला आता है वो फिर अदलिया पे उंगलियां उठाता है, और जिसके हक में आता है वो अदलिया की तारीफें करता है। तो बेहतर तरीकाकार ये है कि सियासी जमातें जो हैं वो सियासत कहते ही बातचीत का और मुज़ाकरात का नाम है। तो सियासी जमातों को चाहिए कि वो आपस में मिल बैठे, बगैर किसी शराइत के साथ या बगैर किसी TOR के पहले वो बैठ जाएं, एक जगह बैठे, फिर TOR भी तय करें, शराइत भी तय करें, और फिर उसके बाद अपने ग्रीवियंसेस जो हैं वो उन लोगों के जरिए अपने एक दूसरे के सामने रखें जिनको वो चुनकर उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सो सियासत दुनिया भर में इसी तरीकाकार से होती है। दुनिया में कहीं भी कोई सियासी जमात आपको ये कहती नजर नहीं आएगी कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। ये बहुत जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लमैटिक नोशन है। अगर ये किसी सियासी जमात जो है ना उसके ऊपर ये ठप्पा लग जाता है तो इसको उतरने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन नौशाद साहब भी तहरीक इंसाफ एक जानिब इदारों को ये भी बावर करवा रही है, बारहा बावर करवा रही है कि अपनी आईनी हदूद में रहें। अगर आईनी हदूद की बात कर लें तो फिर तहरीक इंसाफ को चाहिए कि एक स्टेप आगे बढ़े, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ऑन टेबल जो है डायलॉग करे, ताकि जो जिन इदारों की आईनी हदूद है वो ऑटोमेटिकली अपनी आईनी हदूद में चली जाए। वैल्यू भी इदारों को ही देनी है, बात भी इदारों से ही करनी है, लेकिन उसके बाद फिर सियासी मंजरनामे पे भी ये इशू खड़ा कर देना कि इदारे सियासत में मुदाखलत करते हैं। ये डबल पॉलिसी क्यों है? असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके बानी और उनके जो जिसे अरबाब इख्तियार कहते हैं ना, जमात के जो अरबाब इख्तियार हैं या पार्टी होल्डर हैं, वो ये समझते हैं, उनकी राय इस तरह बन चुकी है कि वो चूंकि इस मफरूजे पर कायम है कि उनके खिलाफ उनकी हुकूमत राय की जो अब हुकूमत बनी है वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। उनकी जो हुकूमत थी 2018 में जब आई थी तो वो ये समझते थे कि उनकी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई थी। तो उस वक्त में और आज में बहुत सा फर्क आ चुका है। अगर आप अदलिया का रवैया देखिए या अदलिया के फैसले देखें और ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट का मामला देखें, जब एस्टेब्लिशमेंट ये कह चुकी है कि वो अपॉलिटिकल है, आप उसको पॉलिटिक्स में धकेलने की कोशिश करेंगे, इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कल खुद उसका नुकसान होगा। फर्ज कर लेते हैं
कि बानी कायद जो है आज स्टैब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ जाते हैं और किसी तरह से स्टैब्लिशमेंट को राम कर लेते हैं, तो याद रखें कि वो फिर उसी तरह का निशाना बन सकते हैं जो इस तरह का निशाना वो ये आज समझते हैं कि मुझे बनाया गया है। तो मेरी नजर में जो मैं आपसे कह रहा था, आप दुरुस्त कह रही हैं कि बेसिकली सियासतदान की ताकत सियासत में होती है। सियासतदान की ताकत किसी तरफ देखने में नहीं है, किसी इदारे की तरफ या किसी शख्स की तरफ देखने में सियासतदान की कुव्वत नहीं है। सियासतदान की कुव्वत जो है वो उसका मरकज अवाम है, और जब वो अवाम के जरिए जो ताकत एक्सट्रैक्ट करता है उसकी बुनियाद पर वो सियासत करता है, और जब वो सियासत उसकी बुनियाद पर कर रहा होगा तो वो अवाम के जितने भी नुमाइंदे हैं वो उनके साथ बातचीत करेगा और अपने मामलात को उनके जरिए इकट्ठा करके अपनी ताकत बनाएगा। जब वो अपनी ताकत बनाएगा तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर, ऐसा नहीं कि इख्तिलाफ राय नहीं होगा या अपोजिशन नहीं होगी, लेकिन मेजॉरिटी के साथ जब वो खड़ा होगा अपने किसी डिसीजन के ऊपर या अपने किसी फलसफे के ऊपर, तो फिर उसको ज्यादा हमायत हासिल होने की वजह से उसकी बात में वजन ज्यादा होगा। जब उसकी बात में वजन ज्यादा होगा भी मजबूर होंगे उस बात को मानने पर। लेकिन अगर आप खुद जिस रास्ते की तरफ देख रहे हैं उस रास्ते को आप खुद गलत भी कह रहे हैं, उसको और उस पे चल भी रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मंसूर साहब, आप एक आखिरी सवाल सर जरा शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ईवान में बैठी हैं, कोई किसी के आबाओ अजदाद पे पहुंचा हुआ है, कोई किसी के बाप दादा पे पहुंचा हुआ है, ये आपस में एक दूसरे के आबाओ अजदाद पे पहुंचने की बजाय जो मौजूदा अवाम है अगर उनके मसाइल तक पहुंचे तो ज्यादा बेहतर नहीं है, जिसके लिए अवाम ने उनको ईवानों में भेजा है? बहुत बेहतर है, बल्कि सही बात की है आपने। बजाय आबाओ अजदाद के पहुंचने पे जो इनका काम है, जो इनके वोटरों ने दिया है कि वो जाके आईनी तरामीम करें, मुल्क की भलाई के लिए इकदामात उठाएं और ऐसे शुबाबंदी करें, रिफॉर्म्स करें, बेसिकली एजुकेशन रिफॉर्म्स करें, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करें। देखिए गंदम का कितना बड़ा काम होकर गुजरा है हमारे मुल्क में, वहां की जरूरत। एक जगह कल की रिसेंटली इतना बड़ा मसला हुआ, कश्मीरी भाई हमारे आए, उसमें से काफी बंदे भी शहीद हो गए, वहां पे जाके तवज्जो दें। बजाय उधर आप देखें ना कितनी जुल्म की बात है कि मुजफ्फराबाद में लोग मर रहे थे और इधर पार्लियामेंट में खड़े होके ये एक दूसरे के आबाओ अजदाद को याद कर रहे थे और एक दूसरे को कोस रहे थे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, बहुत जुल्म की बात है कि किस तरह से हमारी आवाम जो है भूख से किस तरह से तड़प रही है, किस तरह से 2 वक्त की रोटी खाने को तरस रही है, किस तरह से उनके पास रोज़गार नहीं है, किस तरह से इतनी महंगाई हो चुकी है कि बेसिक फूड बकेट जो है उनकी पहुंच से दूर है। और हमारे जो ऐवानों में बैठे हुए नुमाइंदे हैं, जिनको मुंतखब करके सो कॉल्ड नुमाइंदे जो ऐवानों में भेजे हैं हम लोगों ने, वहाँ एक दूसरे के आबाओ अजदाद को बुरा भला कहने में मसरूफ़ हैं। अवाम की किसी को कोई होश नहीं, बेहतर होगा कि अवाम के मसाइल हल करें, जिसके लिए आपको ऐवानों में भेजा। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।